नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे इस वीक के इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज के बारे में। देखिए, ये जो प्लेसेस इन न्यूज की वीडियो है बहुत क्रूशियल है आपके अपकमिंग यूपीएससी एग्जाम के लिए। हर साल एक से दो लोकेशंस के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आप हार्डली हफ्ते में 1 घंटा भी लगाएंगे तो ये आपकी प्लेसेस क्लियर हो जाएंगी। इन्हें आप अपने जैसे घर में अगर दीवार के ऊपर कोई मैप लगा रखा है तो उस मैप पे मार्क कर लेना, बिकॉज उसे फ्रिक्वेंटली आपको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करेंगे तो दिमाग में चीजें रहेंगी और इससे आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। मींस यहां पर आपके लिए बहुत क्रुशियल है, बहुत क्रिटिकल है ये प्लेसेस इन न्यूज को पढ़ना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आने वाले एग्जाम में मैं आपके 4 नंबर इंश्योर कर पाऊंगा। तो आप स्टार्ट कीजिए आज की वीडियो देखना। सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे आइलैंड ऑफ टोंकुशिमा के बारे में, देन बोबल मंडप स्टेट, लिबिया, रवांडा, लोकटाक लेक, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, दीपर बिल एंड नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए, ये जो टोंकुशिमा है ये न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि ये एक जापान का आइलैंड है जहां पर जापान ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है। अब देखो, ये एरिया जो है जापान का, यहां पर माना जाता है कि चाइना कभी भी अटैक कर सकता है क्योंकि चाइना इस एरिया पे थोड़ा सा अपना आप ये कह सकते हैं ओनरशिप शो करता है। तो इस वजह से काफी क्रुशियल एरिया है, के बारे में हमें समझना होगा। दूसरी चीज यहां पर पूछी जा रही है, बात की जा रही है अबाउट बॉबल मंडप स्टेट। अब यहां पर क्या हुआ है कि इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुती रिबल्स थोड़े नाराज चल रहे इजराइल से। इजराइल ने गाजा के ऊपर अटैक किया। गाजा एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो हुतीस कह रहे हैं कि भाई हम उनको सपोर्ट करते हैं। अब ये हुतीस कहां के हैं? ये यमन के हैं। वैसे इनको बैकिंग कहां से मिलती है? ईरान की फंडिंग मिलती है इन्हें। तो यहां पर हुती रिबल्स जो है इन्होंने एक जहाज पकड़ लिया है, एक शिप पकड़ लिया है। किसका? इजराइल बेस्ड कंपनी का, इजराइल लिंक्ड कंपनी का। तो इस वजह से ये एरिया थोड़ा न्यूज में रहा है। देन वी विल टॉक अबाउट लिबिया। यहां पर एक रिफ्यूजी क्राइसिस आपको पता है आमतौर पे चलते रहते हैं। नॉर्थ अफ्रीका की ये कंट्री काफी इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरियन में खुलती है और इसके बारे में हम जानेंगे कौन कौन सी कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, क्या यहां पर क्राइसिस चल रहे हैं इसके बारे में। देन यूके के सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि भाई रवांडा से आने वाले माइग्रेंट्स को आप बाहर नहीं निकालेंगे, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन लोकटाक लेक, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके बारे में डायरेक्टली एक बार यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है। बट याद रखना, इंडिया का जो रामसर कन्वेंशन साइट के अंदर हमने एक इनरोलमेंट कर रखा है, उसमें रामसर वेटलैंड्स के अंडर ये आपकी साइट आती है। इसके अलावा मॉन्टेक्स रिकॉर्ड जो कि पार्ट है आपके रामसर कन्वेंशन का, उसकी भी एक इंपॉर्टेंट साइट है। इंडिया में 2 ही साइट है, एक ये, दूसरी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है आज। नाउ मतलब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज अबाउट सुंदरबन टाइगर रिजर्व। देखो, सुंदरबन एक ऐसा एरिया है जिसे आप बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, जिसे आप टाइगर रिजर्व कहते हैं। इंपॉर्टेंट बर्ड लाइफ एरिया है, वेटलैंड साइट है, तो बहुत कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। आप देखिए, कोई भी टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया की बात करो, ये वही है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज अबाउट दीपर बिल एंड लास्ट में हम बात करेंगे नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपकी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नाउ लेट्स सी, एक एक करके सभी आर्टिकल्स का कंटेक्स्ट जानते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं लोकेशन को। सबसे पहले अगर बात की जाए, रिसेंटली जापानीज ट्रूप ड्रिल्स ऑन आइलैंड सीन एज वनरेबल टू चाइना। अब यहां अगर बात की जाए आने वाले समय में, देखो जापान क्या करने वाला है। जापान ऑलमोस्ट 43 ट्रिलियन यान का खर्चा करने वाला है अबाउट वेपन्स, क्योंकि भैया इन्हें अब ऐसा लगता है कि भाई इन्हें लॉन्ग रेंज मिसाइल चाहिए। इन्हें कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूएस से शायद इन्हें बचाने ना आए, तो ये खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं उसके लिए। अब इसी सीरीज में अभी रिसेंटली एक इन्होंने ड्रिल कंडक्ट किया ऐसे आइलैंड के पास जो थोड़ा वनरेबल लगता है चाइना की तरफ से। मतलब चाइना उस आइलैंड पे हो सकता है फ्यूचर में कभी अटैक कर दे। अब दूसरी चीज यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हम यहां पर देखते हैं। पहली चीज, 11 दिन की एक मिलिट्री ड्रिल रहेगी जिसमें आपकी मिलिट्री यानी ग्राउंड वाली, देन नेवी एंड एयरफोर्स, ये तीनों ही इसमें वर्क करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। अब क्यों यहां ये ड्रिल कंडक्ट की गई? देखिए, अगर बात की जाए इस आइलैंड पे एक आपका इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट है,
तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डिफेंड करने के लिए यहां पर ये ड्रिल कंडक्ट की जा रही है। अब यहां आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि ये जो आपका आइलैंड है ये खुलता है आपका ईस्ट चाइना सी में। तो यहां पर इसी के बीच के ऊपर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आपका जापानीज मरीन इन एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल ये लेके गए, वहां से आदमी उतरे और वहां पर इन्होंने ड्रिल स्टार्ट की कि कैसे अगर कोई एकदम से इन्वेड कर दे, जैसे यहां पर 26/11 होता है ना इंडिया में, तो एकदम से कोई इन्वेड कर दे तो उस केस में किस तरह से रिस्पांस दिया जा सकता है, कितने टाइम में रिस्पांस दिया जा सकता है, उस चीज को यहां पर कैलकुलेट किया गया था ताकि आने वाले समय में उसे और बेटर कर सकें। अब यहां इसकी लोकेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहां आप याद रखना ये टुकारा आइलैंड्स का एरिया देखने को मिल रहा है। इसके थोड़ा सा अगर आप इस साइड चले जाएं टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहां पर अमामी आइलैंड्स आ गए आपके, और यहां पर ओकिनवा आइलैंड्स आ गए नीचे की। अब यहां इन सभी के बीच में ये आपका टुंकुशिमा आइलैंड लोकेटेड। मतलब ये जो 2 नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 2 नंबर आपका क्या है, टुंकुशिमा आइलैंड। बेसिकली ये ईस्ट चाइना सी में खुलता है आपका। अगर बात की जाए इन टोटल ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है। फुकुशिमा को अक्सर टोंकाओ आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पार्ट है आपका अमामी आर्कीप्लैगो का। आर्कीप्लैगो क्या होता है, जब आपके बहुत से छोटे छोटे आइलैंड्स एक साथ जुड़े होते हैं ना, जैसे यहां पर आपको बहुत से छोटे छोटे आइलैंड्स के टुकड़े देखने को मिल रहे हैं, तो इन्हें कहा जाता है आर्कीप्लैगो। अब अगर बात की जाए इसकी लोकेशन की, तो यहां पर एक तरफ आपको लाइक अमामी आइलैंड्स देखने को मिल रहे हैं, दूसरी तरफ अगर बात करें तो हमारे को ओकिनो, थोड़ा नाम प्रोनाउंस करना मुश्किल है बट शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं, ओकिनो आइलैंड्स एक तरफ देखने को मिलते हैं, साउथ में आपको क्विशु देखने को मिल जाता है। तो इन सभी के बीच में यहां पर आपका टोंको आइलैंड लोकेटेड है। याद रखना, एक तरफ ओकिनवा, एक तरफ अमामी आइलैंड, इस तरफ आपका लाइक अगर बात करें ओकिनो आइलैंड्स आगे, एंड इस तरफ ऊपर की तरफ आपका कौन सा आ गया, लाइक क्यूशो। तो यहां पर आपका बीच में, इन सभी के बीच में ये लोकेटेड है आपका कौन सा आइलैंड, टुंकुशिमा आइलैंड। अब कुछ चीजें जो आपको यहां पे याद रखनी है, दैट इज 2021 में इस एरिया को अलॉन्ग विद अमामी जो आपके आइलैंड्स थे के साथ इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन घोषित करता है, यूनेस्को। तो याद रखना कि ह्यूमैनिटी के लिए ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, बट जापान के लिए तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जापान का यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि आइलैंड आपके ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है, बट ईस्ट चाइना सी में एक आपका आइलैंड और भी है जिसका नाम है सिनकाकू आइलैंड्स। जो ये सिनकाकू आइलैंड्स है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा एरिया है जो चाइना भी क्लेम करता है। अब सिनकाकू आइलैंड्स के बारे में बात की जाए तो आपको याद रखना है कि इनहैबिटेटेड लैंड है, मतलब 7-8 आपके आइलैंड्स है, इस पे कोई लोग नहीं रहते, और जिस वजह से अक्सर आप जहां पर खाली जगह देखते हैं तो चाइना वहां पर अपना क्लेम करता है। तो यहां पर चाइना इस आइलैंड के ऊपर काफी क्लेम करता है। अब चाइना के करीब है ये आइलैंड, ताइपी यानी ताइवान के काफी करीब है, और जापान का भी इसके ऊपर क्लेम है। अभी ऑल्दो जापान इसको एडमिनिस्टर कर रहा है, बट जापान और चाइना दोनों ही इसकी ओनरशिप को क्लेम करते हैं। ये आपके नेचुरल आइलैंड से, और इनके 7-8 टुकड़े हैं, छोटे छोटे आइलैंड से, आइलैंड ग्रुप से, इन सभी के ऊपर चाइना अपना क्लेम मानता है। नाउ कुछ एक चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज, टोकू आइलैंड्स यानी तोकुशिमा आइलैंड्स अगर बात करें तो कहां पर लोकेटेड है, ईस्ट चाइना सी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका साउथ चाइना सी, सी ऑप्शन येलो सी, या डी ऑप्शन कोई भी ले लीजिए, रेड सी ले लीजिए। हाँ जी, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए कि इनमें से कौन से एरिया में, कौन सी सी में आपका टोंकुशिमा आइलैंड लोकेटेड है। जैसा कि आपने जवाब दिया है, बहुतों ने जवाब दिया है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ईस्ट चाइना सी में ये लोकेटेड है। अब देखो, जिन्होंने जवाब नहीं दिया, जो रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हम यहां पर पढ़ना चाहते हैं, दैट इज जापान अपना मैरीटाइम बॉर्डर इनमें से किस कंट्री के साथ शेयर नहीं करता है। अब पहला ऑप्शन है आपका चाइना, दूसरा ऑप्शन है आपका
ताइवान, तीसरा ऑप्शन नॉर्थ कोरिया, चौथा ऑप्शन रशिया, पांचवा ऑप्शन फिलीपीन। अब यहां आपके पास आपको स्टेटमेंट चूज करनी है कि क्या दो यहां पर आपकी नहीं शेयर करती है बॉर्डर, 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली, या नन ऑफ द अबव। मतलब यहां पर सभी इसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। अब जरा इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आप इसको आंसर करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जापान किन कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, मरीन टाइम बॉर्डर। हाँ जी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, अगर आप इस चीज को पढ़ रहे हैं तो आपको यह पता होगा कि चाइना, ताइवान और रशिया ये इसके साथ अपनी मरीन टाइम बॉर्डर को शेयर करती है। बट मरीन टाइम बॉर्डर ऐसा है कि 200 नॉटिकल माइल तक ही एक्सटेंड होता है, तो वहां पर आपका नॉर्थ कोरिया नहीं पहुंच पाता है, तो नॉर्थ कोरिया आपका गलत हो गया। फिलीपीन ताइवान से भी नीचे है, लुजान स्टेट ताइवान और फिलीपीन को अलग करता है, तो यहां पर यह भी गलत हो गया। तो अगर बात की जाए, नॉर्थ कोरिया चला गया, फिलीपीन चला गया, तो ये दो आपके इनकरेक्ट आंसर हैं। ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन, दैट इज नॉर्थ कोरिया एंड फिलीपीन। यहां पर इसको याद रखना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बॉब अलमंडप स्टेट। देखिए, बॉब अलमंडप स्टेट की बात की जाए तो यहां आपको छोटी सी एक चीज याद रखनी है। बॉब अलमंडप स्टेट अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा? एक इंडियन बाउंड कार्गो शिप था जिसे हुती रिबल्स ने कैप्चर कर लिया है। अब कैप्चर कहां किया? रेड सी के आसपास के एरिया में। अब क्यों? क्योंकि ये जो शिप था वो इजराइल से लिंक था। तो यहां आपको पता होना चाहिए कि इजराइल और गाजा के बीच में यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये हुती रिबल्स ने एक्शन लिया। अब ऐसा क्यों है? देखिए, गाजा जो है ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। अगर बात की जाए, इसको बहुत से लाइक आप कह सकते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का सपोर्ट भी मिल रहा है अभी रिसेंट टाइम में। अब यहां हुआ क्या है कि भाई मुस्लिम वर्ल्ड जैसे अगर मैं बोल रहा हूं तो इसमें एक आपकी कंट्री आती है यमन। यमन में आपको देखने को मिलते हैं हुतीस। अब ये जो हुतीज है बेसिकली ईरान के द्वारा सपोर्टेड है, जो यमन में काफी एक्टिव है। तो इन्होंने पहले ही धमकी दी थी कि भाई अगर इजराइल ने अपनी अटैक को नहीं रोका तो ये इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इन्होंने ऐसे ही करते हुए एक शिप जो कि इंडियन बाउंड थी, मतलब इंडिया की तरफ जा रही थी, उसे कैप्चर कर लिया और अभी के लिए ये जहाज इनके पास है। तो हमारे लिए यहां पर जहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस इंफॉर्मेशन को जानना है। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कहा, यमन रेबल जो थे हुतीस, इन्होंने इजराइल लिंक शिप को जो कि इंडिया की तरफ जा रहा था इसे कैप्चर करा, हाईजैक कर लिया। और इन्होंने अपनी पहली स्टेटमेंट में यही कहा कि भाई क्योंकि ये जहाज इजराइल को बिलोंग करता था इसलिए हमने इसे बॉब अल मंडप के पास, जो कि रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करता है, इसके खिलाफ मतलब इस एरिया में इसे कैप्चर किया। तो यहां पर क्योंकि लगातार जो गाजा एरिया है इसमें ब्लड शेड हो रहा है, मतलब मतलब खून की नदियां बहाई जा रही हैं, तो इस वजह से यहां पर हुतीज ने इस एरिया में जहाज को कैप्चर किया। अब अपने लिए यहां पर क्या जानना इंपॉर्टेंट है? पहली चीज, ये आपका रेड सी है। ये जो एरिया है ये रेड सी है। रेड सी दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ये आपकी गल्फ ऑफ स्विज है और ये जो एरिया है ये आपका गल्फ ऑफ अकाबा है। अगर बात की जाए, ये जो एरिया ये स्विज कैनल है। अब ये एरिया काफी क्रिटिकल है वर्ल्ड ट्रेड के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, अगर आप 1490 की घटना को देखें, 1490 के दशक की घटना को देखें, तो आपको पता होगा कॉन्स्टेंटिनोपल उस समय गिरा था, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बाय द ऑटोमन एम्पायर। वहां पर आके ऑटोमन एम्पायर रहता है। अब ऑटोमन एम्पायर आने के बाद से यूरोप की जो ट्रेड थी एशिया के साथ वो कट जाती है। तो इस वजह से आप देखेंगे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर डेवलपमेंट आने लगती है। डेवलपमेंट इन द सेंस कि शिपिंग इंडस्ट्री वहां पर डेवलप होती है।
नेविगेशन सेक्टर जो है उनका डेवलप होता है, जो नए नए देशों की खोज में निकलता है। एक्चुअल में वो खोज रहे थे इंडिया, जहां से उन्हें स्पाइसेस मिलती हैं, मतलब ये जैसे मसाले वगैरह मिलते थे। तो इंडिया की खोज में उन्होंने अलग अलग जगह पर चक्कर काटने स्टार्ट किए। अब हुआ ये कि वो अफ्रीका के नीचे कैप ऑफ गुड होप से होते हुए वो यहां से होते हुए इंडिया पहुंचते थे। तो ये रूट बहुत लंबा था। लंबा होने के कारण ये काफी एक्सपेंसिव कर देता था ट्रेड को, प्लस यहां पर बहुत ज्यादा टाइम भी लगता था। तो इस टाइम को कम करने के लिए यहां पर ये स्विस कैनल को बिल्ड किया गया था, ताकि यूरोप को डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सके एशिया के साथ। एशिया जहां पर मैं बात कर रहा हूं, नॉट जस्ट साउथ एशिया, आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ ईस्ट एशिया एज वेल, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडोनेशिया वगैरह को भी उसी समय पर कॉलोनी बनाया गया था। तो यहां पर ये चीज क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अगर ये इस एरिया में ब्लॉकेट देखने को मिलता है तो इससे इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये कारण है कि जिसकी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूं कि वी हैव टू फोकस अपॉन दीज एरियाज। ये चौक पॉइंट है वर्ल्ड के। तो यहां जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड सी के आसपास क्या क्या लोकेटेड है। तो रेड सी के पास अगर यहां पर से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे ईस्टर्न साइड पे कौन कौन सी कंट्री है। तो ये आपका इजिप्ट आ गया पूरा पार्ट, फिर ये सूडान का बॉर्डर आ गया, देन ये इरितिया वाला एरिया आ गया, एंड देन ये जो एरिया है ये आपका जिबूती का है। जिबूती काफी नीचे है, तो ये कह सकते हो टेक्निकली ये बॉबल मंडप स्ट्रेट के पास है रादर देन आपके रेड सी की। तो ये रेड सी वाले पार्ट में इरितिया तक आता है। तो अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है? वन इज इजिप्ट, अदर वन इज सूडान, एंड थर्ड वन इज इरितिया। व्हेन वी टॉक अबाउट एशियन साइड से कौन कौन सी कंट्रीज यहां पर इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो ये गल्फ ऑफ अकाबा में खुलती है आपकी इसराइल, ये इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। जॉर्डन इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, अगेन गल्फ ऑफ अकाबा के पास से। देन ये पूरा एरिया आपका सऊदी का आ गया यहां तक, एंड ये वाला पार्ट आ गया यमन का। तो अगर बात की जाए एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आ गई, वन इज इसराइल, अदर वन इज जॉर्डन, सऊदी एंड यमन। तो ये कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर कर रही हैं किसके साथ? रेड सी के। अगर बात की जाए ये बॉब और मंडप स्ट्रेट किन किन कंट्रीज के बीच में है, तो यहां पर आपको तीन कंट्रीज याद रखनी, एक इरितिया, दूसरा जिबूती एंड तीसरा आपका यमन। तो अफ्रीका की साइड पे दो है, वेयर एज एशिया की साइड पे सिर्फ एक। अब इसको ये जो रेड सी है ये बाबल मंडप स्ट्रेट के थ्रू गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट होती है। गल्फ ऑफ एडन में आपकी एक इंपॉर्टेंट जो स्टेट आपको यहां पर देखने को मिलती है, दैट इज सोमालिया, ऊपर की तरफ यमन, और आगे ये गल्फ ऑफ एडन किसमें खुलता है? अरब सागर में, अरेबियन सी में। तो यहां पर एटलीस्ट आपको इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए। अब देखो यहां पर यही बताया गया कि ये जो एरिया है इसलिए ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज यहां पर स्विस कैनल है। स्विस कैनल इकोनॉमिकली और स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सी जैसे लाइक कंट्रीज जो यूरोप की हैं या यूरोप से की जो कंट्रीज है अपना सामान एशिया में भेजते हैं, ईस्ट एशिया की तरफ, वो इसी से होके भेजते हैं। तो आप ये कह सकते हैं गेटवे ऑफ टीयर के नाम से भी जाना जाता है बॉब अलमंडप स्ट्रेट को। अक्सर यहाँ पर आपको इस तरह की घटना और पायरेसी की घटना बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रवांडा। वाई रवांडा? देखिए रिसेंटली जो आपके यूके का जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी एक वर्डिक्ट आती है। वर्डिक्ट में क्या कहा जाता है कि भाई जो असाइलम लेने आए हैं हमारे पास, हम उसे इस तरह से अपने देश से नहीं निकाल सकते। तो सुप्रीम कोर्ट जो था यूके का, इसने ऋषि सुनक की जो माइग्रेशन की नई पॉलिसी थी उसे रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा कि भाई जो असाइलम सीकर हैं जो रवांडा से यहां पर आ रहे हैं उन्हें आने दिया जाए। तो यहां पर इसी के बारे में बात की गई कि 5 जजेस के बेंच का एक आपका डिसीजन आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जो प्रीवियस कोर्ट की रूलिंग है कि भाई जो रिपोर्ट करना है रिफ्यूजी को, उससे बहुत ज्यादा रिस्क है। क्योंकि देखिए आप अक्सर देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज बात करती है ह्यूमन राइट की। ह्यूमन राइट में क्या होता है कि लाइफ इज प्राइम, मतलब किसी भी पर्सन की लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर इन लोगों को वापस से रवांडा भेजा गया तो इन्हें वहां पर प्रोसिक्यूट किया जाएगा, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं सजा दी जाएगी, और हो सकता है उसमें फांसी की सजा भी हो या गोली मार दी जाए। तो उस केस में इनकी लाइक प्रोसिक्यूशन से इनको बचाने के लिए यहां पर इनको रिफ्यूजी देना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि
अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में आपका रवांडा लोकेटेड, ईस्टर्न पार्ट में आपका रवांडा लोकेटेड है। अब देखिए रवांडा के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी लोकेशन भी जाननी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो रवांडा की कैपिटल आपकी किगाली, किगाली अमेंडमेंट आपको पता होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, देखो लिंक कर लो अपने आप। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली अमेंडमेंट किया गया था ताकि एक ग्रीन हाउस गैस थी जो कि रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज की जा रही थी सीएफसी की, उसको हटाया जाए। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है किगाली अमेंडमेंट के थ्रू कौन सी ऐसी गैसेस थी जिन्हें एलिमिनेट करने की बात की गई है फ्रॉम द सिस्टम, सो दैट आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेजी से ना बढ़े। क्योंकि जो एसीज हैं या रेफ्रिजरेटर्स हैं इनकी कूलिंग के लिए गैस इस्तेमाल हो रही है। तो याद रखना रवांडा किगाली। नाउ यहां पर आपको एक लेक देखने को मिलती है, ये लेक का नाम है लेक कीवू। के अलावा इसके आसपास आपको कंट्रीज देखने को मिलती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नॉर्थ में युगांडा, ईस्ट साइड में आपको तंजानिया, नीचे साउथ में बुरुंडी। तो ये मेजर कंट्रीज हैं जो आपके इसके आसपास लोकेटेड है। तो यहां आपको इसकी लोकेशन जाननी इंपॉर्टेंट है। और तंजानिया में ही आपकी एक इंपॉर्टेंट लेक है, दैट इज लेक विक्टोरिया। आइए अब थोड़ा सा रवांडा के बारे में जान लेते हैं। देखिए रवांडा एक आपका लैंडलॉक कंट्री है जो कि साउथ ऑफ इक्वेटर पे लोकेटेड है, और आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रल पार्ट में, या आप ये कह सकते हैं थोड़ा ईस्टर्न साइड की तरफ, सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट की तरफ आपके अफ्रीका में लोकेटेड है। अब अगर इसकी बात की जाए तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी देखने को मिलती है, दैट इज कीवू। कीवू लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द अफ्रीका की ग्रेट लेक्स में से एक है ये, जो कि आपकी एक फ्रेश वाटर लेक है। ये जो कीवू है एक तरह का बॉर्डर मार्क करता है बिटवीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक तरफ और दूसरी तरफ आपका रवांडा। अब यहां पर आपको याद रखना है अल्बर्टेरियन रिफ्ट जो है वो यहीं से होके निकलता है। मतलब जो रिफ्ट वैली हम कहते हैं ना कि आपके अफ्रीका को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, तो बेसिकली वो रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली रवांडा से होके निकलती है। ये जो लेक्स वगैरह जो फॉर्म हो रही है ना यहां पर आपको जो अफ्रीका में दिखाई दे रही है, अफ्रीका बेसिकली यहां पर जैसे रेड सी वाला जो पार्ट है वो अलग इस साइड खिसक रहा है, और यहां पर दूसरी साइड वाला पार्ट अलग हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पर हल्की हल्की लेक्स बन रही है। तो उसी में से एक लेक है आपकी लेक किवू। यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिवर भी फ्लो करती है आपकी रिजुजी रिवर। और यहां पर आपको याद रखना है कि एक फेमस वॉल्केनो का पार्क है, दैट इज वॉल्केनोज नेशनल पार्क। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, बिकॉज देखिए अगर रिफ्ट वैली वहां पर फॉर्म हो रही है तो नीचे से जमीन से लावा भी बाहर आता है कहीं, तो लावा बाहर आता है तो यहां पर आपको वॉल्केनोज नेशनल पार्क देखने को मिलता है। तो वजह से ये एरिया थोड़ा सा अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। नाउ अगर बात की जाए इसके ईस्टर्न बॉर्डर की बात की जाए तो वहां पर आपको तंजानिया के साथ एक रिवर फ्लो करती हुई दिखती है, दैट इज अकी अकागेरा। अकागेरा रिवर जो है वो आपकी बॉर्डर फॉर्म करते किसके बीच में, रवांडा एंड तंजानिया के बीच। ऐसे नया बोरोंगा, नया बोरोंगा जो आपकी रिवर है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है किसकी, रवांडा की। और यहां पर अगर बात की जाए ज्यादातर जो पॉपुलेशन है दैट इज लाइक कि इतना ज्यादा आगे तो नहीं बढ़े टेक्नोलॉजिकली, थोड़े आप ये कह सकते हैं कि पुरानी लाइक जैसे आप ये देखते हैं ना कि जो ट्राइब्स टाइप के, वो वैसी ट्राइब्स टाइप की आपकी पॉपुलेशन यहाँ पर ज्यादातर देखने को मिलती है। अब यहाँ ज्यादातर आपकी तीन कम्युनिटी डोमिनेट करती हैं, हुतू, तुस्ती एंड तवा। ऑल्दो इसमें भी एक रवांडा में इंसिडेंट हुआ था, जिनोसाइड हुआ था, जिसमें आपकी हुतू ने तुस्ती के ऊपर बहुत एट्रोसिटी कंडक्ट की थी। इवन हुतूज ने हुतूज के ऊपर भी कंडक्ट की थी जो थोड़े लिबरल थे। तो यहां पर याद रखना कि रवांडा में एक जिनोसाइड हुआ था 1994 में, जिसमें जो हुतूज एक्सट्रीमिस्ट थे इन्होंने अटैक किया था किसके ऊपर, तुस्तीस के ऊपर। एंड इसकी वजह से आपको ये देखने को मिला था कि काफी तुस्तीस वहां से भाग भी गए थे। अगर बात की जाए लाइक इट्स टाइम की जब सिविल वॉर और ये जो आपका जिनोसाइड्स वगैरह हुआ था उसके बाद से इनकी इकोनॉमी काफी फ्रजाइल चल रही। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहां पर याद रखनी थी। आइए अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इनमें से कौन सी कंट्री के साथ रेड सी अपना बॉर्डर शेयर करता है? पहला इजिप्ट, दूसरा साउथ सुडान, तीसरा
सऊदी, चौथा इजराइल, पांचवा जॉर्डन। अब आपने मेरे को यहां पर बताना है कि इनमें से किसके किन किन के साथ जो रेड सी अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो आपके पास ऑप्शन है 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली और ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी के साथ आपको रिवाइज इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप चीजें भूलें ना, ताकि आप चीजें भूलें ना। चलिए इसको एक बार आंसर कीजिए। यहां पर इसका करेक्ट आंसर है आपका 4 ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन 4 यहां पर करेक्टली मैच है। साउथ सुडान नहीं है, सुडान था वो। तो आप में से कईयों ने गलती की होगी। ये साउथ सुडान और सुडान में आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। तो ये सुडान नहीं, सुडान होना चाहिए था, साउथ सुडान नहीं। ये चीज यहां पर गलत थी। नाउ एक चीज बताइए, बॉब अलमंडब स्ट्रेट की बात की जाए तो यहां पर कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बॉब अलमंडब अपना बॉर्डर शेयर करता है? पहला ऑप्शन इरित्रिया, दूसरा ऑप्शन सोमाली, सोमाली मालिया, तीसरा ऑप्शन यहां पे जिबूती, चौथा ऑप्शन यहां पे यमन। आपके पास अगेन ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन 1, 2 एंड 3, बी ऑप्शन 2, 3 एंड 4, सी ऑप्शन 1, 3 एंड 4, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। हाँ जी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इसका आंसर सही रहेगा। तो यहां पर बॉब अलमंडब स्ट्रेट की अगर बात कर रहे हैं हम, तो इरित्रिया, जिबूती और यमन के साथ ये बॉर्डर शेयर कर। ऐसे ही आपको याद रखना है गल्फ ऑफ एडन कहां पर किस चीज से कैसे कनेक्टेड है, तो उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता। नाउ एक सवाल यहां पर थोड़ा सा रवांडा के बारे में भी पूछते हैं, नहीं तो रवांडा बुरा मान जाएगा। नेम द रिवर। अब इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। नेम द रिवर विच फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन, नेम द रिवर विच फॉर्म बॉर्डर बिटवीन रवांडा एंड तंजानिया। जल्दी से इस रिवर का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। दूसरा सवाल यहां पे, नेम द वाटर बॉडी, या आप कह सकते हो लेक, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रवांडा के बीच में बॉर्डर बनाता है। अब एक नॉर्मल जनरल क्वेश्चन, इनमें से किनके साथ रवांडा अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो यहां पर पहला ऑप्शन चैड, दूसरा साउथ सुडान, तीसरा विल टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, चौथा बुरुंडी एंड पांचवा तंजानिया। आपके पास ऑप्शन है 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली, 5 ओनली। ए, बी, सी एंड डी। कमेंट कीजिए जल्दी से। अब देखो रवांडा का आपने मैप अभी अभी पढ़ा था, तो इसको थोड़ा सा देख लेते। पहली बात तो
अकागीरा जो आपकी रिवर है वो बॉर्डर शेयर करती है, बॉर्डर फॉर्म करती है बिटवीन रवांडा एंड तंजानिया। माया नया नया बारोंको, ये रिवर आपकी लॉन्गेस्ट रिवर है। एंड अगर वाटर बॉडी की बात जो हम कर रहे थे, दैट इज योर कीवू, वाटर बॉडी जिसकी हम बात कर रहे थे कीवू। यहां जो कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, रुंडी एंड युगांडा। तो यहां किसी भी तरह से सूडान नहीं आता है। तो यहां पर आपका जो आंसर बनेगा, आप सूडान वाला पार्ट यहां से निकाल दीजिए, तो सूडान निकल गया, आपका चैड निकल गया, तो दो पेयर्स यहां पर करेक्टली मैच्ड है, ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट लीबिया। अब कुछ 662 इलीगल माइग्रेंट्स आपके पहुंचे लीबिया कोस्ट पे, एक रेस्क्यू वगैरह किया गया, लीबिया से आए थे। तो यहां पर लीबिया वगैरह के बारे में थोड़ा सा जानना हमारे लिए जरूरी है। यूएन कह रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा माइग्रेशन वगैरह देखने को मिल रही है लीबिया वाले पार्ट में, थोड़ा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 662 इलीगल माइग्रेंट रेस्क्यू किए गए, कहां पर, कोस्ट पे लीबिया के, और पास वीक की बात कर रहे हैं हम, ये हफ्ते ही की बात है। अब यहां पर अगर बात की जाए, सोफार अभी तक तकरीबन 14,000 से ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स को लीबिया में रेस्क्यू किया गया, और जिसमें से अगर बात की जाए, इज सेड टू बी 940 मर चुके हैं, और 1200 से ज्यादा अभी भी मेडिटेरियन सी के आसपास गुम है। मेडिटेरियन सी बहुत बड़ा है, बट यस, अभी भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर काफी सारे लोग गुम हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, जब से लीबिया वगैरह एरिया में गद्दाफी वगैरह के टाइम पे जो आपका वायलेंस देखने को मिली थी, उसके बाद से 2011 के बाद से यहाँ पर थोड़ा माइग्रेशन वगैरह का जो चीज है काफी इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये आपकी लीबिया है। लीबिया के आसपास आपको कौन कौन सी कंट्रीज देखने को मिलती है, तो ये अल्जीरिया है जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है टूवर्ड्स वेस्ट, नीचे की तरफ नाइजर आ गया साउथ में, ये आ गया आपका चैड, ये आपका सूडान, एंड ये इजिप्ट, ये पूरा आपका मेडिटेरियन सी। दो इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में बता रहा हूं, त्रिपोली कैपिटल सिटी है लीबिया की, एंड बेनगाजी, ये यहां पर एक पोर्ट सिटी। तो याद रखना, बेनगाजी और त्रिपोली इंपॉर्टेंट सिटीज हैं लीबिया की। मोस्ट ऑफ द पार्ट अगर लीबिया की बात की जाए तो सहारा डेजर्ट में पड़ता है। ज्यादातर लोग या तो कोस्ट के आसपास या हिंटरलैंड में, कोस्ट के बिल्कुल जो करीब वाला एरिया है वहां पर रहते हैं। तो यहां अगर बात की जाए तो ये जो आपका एरिया है ज्यादातर लाइक आपका डेजर्ट एरिया में काउंट होता है। तो ये चीज आपके यहाँ पर याद रखना कि सहारा डेजर्ट में आता है, नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में मिलती है ये आपको। एंड मेडिटेरियन सी के अलावा अगर बात की जाए ईस्ट में इजिप्ट, सूडान अगर बात की जाए साउथ ईस्ट में, नाइजर और चैड साउथ में, एंड टूनिशिया एंड अल्जीरिया वेस्ट में। तो इन कंट्रीज के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। त्रिपोली एंड बेनगाजी के बारे में मैंने आपको बता दिया, मेजर सिटीज इसकी। अब अगर बात की जाए, लीबिया के आसपास दो इंपॉर्टेंट गल्फ हैं, एक गल्फ ऑफ सिदारा, दूसरा आपका गल्फ ऑफ सित्रे। ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर अकाकोस माउंटेन आपकी देखने को मिलती है, और ज्यादातर इस एरिया में आपको लाइक डेजर्ट एरिया ही देखने को मिलता है, और कुछ केव पेंटिंग भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर बात की जाए, ये एरिया आपका प्रीडोमिनेंटली डेजर्ट एरिया, तो वाटर की स्कैर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। आइए अब बात करते हैं लोकटाक लेक। कहते जी, लेक प्रोजेक्ट जो है उससे शंघाई जो एरिया है, शंघाई जो यहाँ पर लाइक डियर मिलता है, उसको काफी खतरा है। तो यहाँ पर मणिपुर में लोकेटेड इस एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी क्या हुआ है कि मणिपुर गवर्नमेंट ने कहा कि भी हम जो सेंटर का ऑर्डर है कि यहाँ पर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक मॉडर्नाइज प्लान को यहाँ पर लेके आएंगे, इसके ऊपर स्टेट ने थोड़ा डिसीजन को रिजर्व कर दिया, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा लोकटाक लेक के ऊपर, जहां पर आपको एक इंडेंजर्ड स्पीशीज मिलते हैं, दैट इज शंघाई डियर। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। शंघाई डियर को अक्सर डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, यहां पर आपको जो ये लेक है, इसके अंदर आपको फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से ही जाना जाता है। वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क यही है। यहाँ पर लेक के ऊपर जैसे गाद जो होता है ना, उसके ऊपर घास उगी हुई है, मतलब ये गाद बहुत बड़ी है, चौड़ी है। इसे अक्सर यहाँ पर फुमडी कहा जाता है। अब ये जो फुमडी है, इसमें आपको समझना होगा कि जैसे ये जो लाइक एक बेस क्रिएट करता है, ये इतना स्टेबल नहीं है।
तो अपनी बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए जो डियर है अपने बैलेंस मेंटेन करने के लिए ऐसा लगता है कि हिलता डुलता है तो डांस कर रहा है, तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया डांसिंग डियर। अगर बात की जाए ये इस एरिया में एंडेमिक है, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलता है ये शंघाई डियर। अब लोकटाक लेक की अगर बात करें तो बहुत ब्यूटीफुल और इकोलॉजिकली बहुत डाइवर्स एरिया है नॉर्थ ईस्ट की लोकेशन। यहाँ पर ये मणिपुर आपका लोकेटेड है, तो ये आपकी लोकटाक लेक की लोकेशन है। ऑल्दो लोकेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको कहा कि इस तरह से यहाँ पर ये घास सी आपको देखने को मिल रही है ना, पैच पैच से घास के, तो इस तरह की जो एरिया है इसी यूनिक एरिया को हम कहते हैं फुमडीज। ये फ्रेश वाटर लेक है जो कि स्टेट ऑफ मणिपुर में देखने को मिलती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है, दैट इज केबो लामजो नेशनल पार्क। अब यहाँ पर इसका ये शंघाई डियर जो आपको मिलता है वो तो आपको मैंने बताई थी। तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बारे में ना एक दो चीजें याद रखना। रामसर कन्वेंशन जो था, रामसर कन्वेंशन के अंदर एक है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? कहते हैं ये उन एरियाज को रिप्रेजेंट करता है जिनमें या तो चेंजेस आ रहे हैं या चेंजेस आ गए हैं या आने वाले हैं। मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर या तो आप देख रहे हैं कि भाई जो लाइक एक्चुअल उसमें नेचुरल वेजिटेशन मिलती थी उसमें बदलाव या तो आ रहे हैं, आ गए हैं या आने वाले हैं। ऐसे सभी एरियाज को जो बहुत ज्यादा फ्रजाइल हो, जो वेटलैंड एरिया हो, उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है रामसर कन्वेंशन के अंडर। इंडिया में 2 हैं, पहले 3 हुआ करते थे, चिल्का हटा दिया गया। अब इस फ्लोटिंग नेशनल पार्क के अलावा, लोकटाक लेक के अलावा एक और एरिया है जो आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। वो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। मैंने पहले भी आपको कहा था जवाब आप देंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ उनके कमेंट को लाइक करूंगा जो इसका सही जवाब देंगे। आइए अब बात करते हैं सुंदरबन टाइगर रिजर्व की, जहां पर अभी एनुअल टाइगर सेंसस को कंडक्ट किया गया जिसकी वजह से ये न्यूज में रहा है। अब सुंदरबन की बात करें तो ऐसा ये आपको जो डेल्टा एरिया देखने को मिलता है ना, डेल्टा एरिया क्या होता है? जैसे रिवर जब आपकी ड्रेन करने लगती है सी के अंदर, तो इसके पास बहुत गाद होता है, गारा होता है, जिसे आप अक्सर लाइक सॉइल की फॉर्म में देखते हैं। अब रिवर इन सभी को समुद्र में नहीं लेके जाता क्योंकि स्लोप उतना रहता नहीं, पानी उतनी तेजी से फ्लो नहीं कर पा रहा। जो किनेटिक एनर्जी ऊपर से आ रही थी वो किनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो होने वाली है। उससे पहले एक सारा गाद और गारा, ये मिट्टी, ये जमा कर देता है लैंड पार्ट पे, जहां पर ये छोटे छोटे हिस्सों में पानी इस तरह से डिवाइड हो जाता है। इसे अक्सर ज्योग्राफी की टर्म में डेल्टा कहा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सुंदरबन एक डेल्टिक एरिया है जहां पर गंगा आपकी ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। ये जो एरिया है काफी हरा भरा है, यहाँ पर आपको मैंग्रोव्स मिलते हैं। सुंदरबन जो नाम आया है वो आया है बेसिकली सुंदरी ट्री से। सुंदरी ट्री आपकी एक ऐसी स्पीशीज है जो मैंग्रोव की स्पीशीज है। मैंग्रोव्स क्या है? मैंग्रोव्स आपके ऐसे पेड़ हैं जो वेटलैंड एरिया में ग्रो करते हैं, मतलब ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहां पर आपको स्लाइन वाटर देखने को मिलता है। अब इनके पास एक स्पेशल फीचर है, इनकी जो रूट्स है वो सिल्ट रूट है, मतलब ऐसे कुछ ऊपर की तरफ निकली हुई है। ये पेड़ है और ये नीचे जमीन है, क्योंकि वाटर लॉगिंग रहती है और रूट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इनकी प्रॉप्स और सिल्ट रूट इन्हें पानी लेने के लिए थोड़ा हेल्प करती है। अब आमतौर पे आप क्या देखते हैं, सॉरी पानी नहीं, एयर लेने के लिए हेल्प करती है। आमतौर पे आप इनके पत्तों के ऊपर नमक देखेंगे कि ये जो आपके पेड़ है ये जनरली आपको ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलते हैं जहां बहुत ज्यादा धूप हो। धूप होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ये अपने पानी को फिल्टर करते हैं, सलाइन वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर नमक इनके पत्तों पे आ जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि दे कैन एग्जिस्ट इन दी सलाइन वाटर। वन ऑफ द स्पीशीज जो वर्ल्ड में आपको देखने को मिलती है जो ऐसी कंडीशन में रह सकते हैं वो यही है, मैंग्रोव्स की ही। अब मैंग्रोव्स का फायदा ये भी रहता है कि ये कई बार कोस्टल एरिया में जैसे साइक्लोन का इंपैक्ट को कम कर देता है, सुनामी के इंपैक्ट को कम कर देता है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक स्पेशल फीचर ये भी देखने को मिलता है कि जो जर्मिनेशन है, जो बीज से पेड़ बनता है, वो एक्चुअल में जैसे जमीन पे सीड गिरता है तब बनता है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बेल लताएं ऐसे कुछ आपकी नीचे की तरफ लटक जाती है और वहां से आपका पेड़ नया स्टार्ट हो।
तो दैट इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। अब बात की जाए सुंदरबन टाइगर रिजर्व की, तो इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मैंने कहा ना कि आप नाम लीजिए कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया के टाइप का, वो सभी है ये। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है वर्ल्ड का, जो कि कुछ पार्ट इंडिया में है जिसका, कुछ पार्ट बांग्लादेश में। यहां पर अगर बात करें इसका नाम कहां से आया, सुंदरी ट्री से आया। और यहां पर आपको बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है बंगाल टाइगर्स की। ये इकलौती ऐसी टाइगर की लाइक आप ये कह सकते हैं इंडिया में स्पीशीज देखने को मिलती है जो पानी में स्विम भी अच्छे से कर सके। अभी हाल फिलहाल में बहुत सी चीजों के कारण सुंदरबन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। एक तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज, लोगों का फॉरेस्ट फायर मतलब लोगों का फ्यूल के लिए फॉरेस्ट वुड के ऊपर डिपेंडेंट होना, सुंदरी ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है लोग अपने घर के चूल्हा चौका के लिए। और उसके अलावा और भी बहुत से रीजंस है, जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह जो चल रहे हैं, रोड्स की कंस्ट्रक्शन या डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर्स, जिनकी वजह से ये जो आपका एवरग्रीन पौधे हैं ये कहीं ना कहीं अब एक्सटिंक्ट होने वाले, मतलब अभी तो नहीं, आने वाले 50-60 सालों में हो सकता है। तो अभी हमें जरूरत है कि हम इसकी बायोडाइवर्सिटी को, इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करें। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दीपोर बिल के बारे में। अब दीपोर बिल भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, असम में लोकेटेड है। तो गुवाहाटी के पास असम में जो आपकी असम इन्वायरमेंटल एंड फॉरेन मिनिस्ट्री है, इन्होंने कहा कि भाई हम रूल्स को कुछ सिंप्लीफाई करेंगे जिससे हम अलाउ कर सके वाटर स्पोर्ट्स को, टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज को दीपोर बिल में। अब देखो अगर बात की जाए ना, ये जो आपका असम वाला पार्ट है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज लोकेटेड, जैसे मानस हो गया, औरंग हो गया, नेमरी हो गया, दिब्रू सिखोय हो गया, दिहांग पथकई हो गया, देन काजीरंगा हो गया, एंड देन ये आपका दीपुर। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज है जो आपको असम में देखने को। अब इसमें से अगर दीपुर बिल की बात की जाए तो ये काफी करीब है बांग्लादेश बॉर्डर के। ये एक तरह की आपकी फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक जो कि साउथ वेस्ट में लोकेटेड है आपकी गुवाहाटी के। दीपुर बिल 2002 में आपकी रामसर साइट बन गई थी। ये बेसिकली दीपुर बिल आपका वन ऑफ द एरिया है जहां पर आपको ऑक्सबो लेक टाइप से समझते हो क्या होती है, जैसे रिवर आपकी मेंडरिंग करती है ना, तो कई बार रिवर अपना पाथ चेंज कर लेती है। मान लो अपना पाथ इस रिवर ने कुछ ऐसा कर लिया, अब ये जो आपका पार्ट है ना ये अलग हो गया इस रिवर से, तो ये जो अलग हुआ पार्ट है, ये जैसे मान लो रिवर आपकी कुछ अब इस तरह से फ्लो करने लग गई है, तो ये जो पार्ट अलग हुआ है इसे कहा जाता है ऑक्सबो लेक। तो ये आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट आप ये कह सकते हैं इस तरह का लेक है जो ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास लोकेटेड है। अब यहाँ आपको याद रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट आपके स्पीशीज मिलते हैं, जैसे बर्ड स्पीशीज, क्योंकि जैसे जहां भी आप वेटलैंड्स देखेंगे वहां पर बर्ड्स की स्पीशीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो जैसे एडजुटेंट स्टार्क, एशियन ओपन बिल स्टार्क, कॉमन पॉज्ड, नॉर्दर्न पिनटेल, और उसके अलावा बहुत से आपके लाइक जो माइग्रेटरी स्पीशीज हैं बर्ड्स की, उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, बिकॉज जो आपका सेंट्रल एशिया फ्लाईवे है जहां से बर्ड्स ट्रेवल करते हैं, माइग्रेटरी पाथ जो इनका, उसमें से एक है, मतलब सेंट्रल एशिया फ्लाईवे जो एक मतलब बहुत सारे आपके फ्लाईवेज हैं उसमें से एक है ये। तो लाइक ये आपको इसमें याद रखना है। अगर दीपर बिल की बात की जाए, क्योंकि बर्ड की स्पीशीज यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलती है, तो इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया इसे घोषित कर दिया गया था 2004 में। तो ये याद रखना कि लाइक कहाँ पर ये लोकेटेड है, क्या चीजें इसके बारे में आपको पढ़नी है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। से पहले कुछ सवाल है मेरे आपसे। सवाल नंबर 1, क्या मैं ये कह सकता हूं मैंग्रोव सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलते हैं? क्या मेरी ये स्टेटमेंट सही है? सबसे पहले पहला सवाल, लोकटाक लेक में मिलने वाले डियर का नाम क्या है? आपको कमेंट सेक्शन में बताओ। कुमडी क्या है और कहां देखने को मिलती है? केवो लामजो नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? ये 3 सवाल हैं आपसे। दूसरी चीज, मैंग्रोव्स के बारे में, मैंग्रोव्स क्या सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलते हैं? दूसरी बात,
जनरली मैंग्रोव्स में आपको एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिलते हैं। तीसरी बात, अगर बात की जाए वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव सुंदरबन है। तो ये 3 स्टेटमेंट में से आपने बतानी कौन सी स्टेटमेंट गलत है या कौन सी सही। अगर तीनों सही है तो आपने लिखना है ऑल ऑफ दिस। अगर 2 सही है तो आपने उसका नंबर लिख देना है 1 and 2, जैसे 1 and 3 या 2 and 3 या ऑल ऑफ दिस। इस तरह से आपने इसका आंसर कर। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, दैट इज नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, तो काम क्या है, टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करना। तो इन्होंने क्या किया है, रिसेंट टाइम में नुगु को कोर क्रिटिकल एरिया बता दिया, बांदीपुर नेशनल पार्क। अब यहां पर नुगु के बारे में थोड़ा जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर के नॉर्थ में लोकेटेड है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका के नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर बात की जाए, एक कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, दैट इज नुगु रिवर, जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा नुगु दिस नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब अगर बात की जाए, ये जो बांदीपुर है, बांदीपुर एक्चुअल में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। तो वी कैन से कि ये जो आपका नुगु है, ये नुगु भी आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। अब यहाँ नुगु को 1974 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे घोषित किया गया था। अब यहाँ आपको बहुत सी अच्छी ट्रीज की स्पीशीज देखने को मिलती है, दैट इज एंगोइसी। अब देखो नाम बहुत मुश्किल है, एंगोजेनेसिस, टेकोनिया, टर्मिनीलिया। ये इंपॉर्टेंट ट्रीज की स्पीशीज है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ यहाँ पर आपको फॉरेस्ट एरिया में ऐसी भी स्पीशीज देखने को मिलती है जिनकी मेडिकल और कमर्शियल वैल्यू भी है। तो यहाँ पर एम्ब्लिका, देन टेंटलम, अल्बिंजिया एंड डेंड्रोकैलमस, ये आपकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और कमर्शियल यूज के लिए काफी जानी जाती है। अगर नुगु की बात की जाए, ये मैसूर है, इसके साउथ में यहाँ पर ये लोकेटेड है। इसके फर्दर साउथ में आपका बांदीपुर आ जाता है, तो मैसूर और बांदीपुर के बीच में ये कहीं लोकेटेड है। यहाँ पर आपको बहुत से जानवरों के स्पीशीज भी देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग एलिफेंट, लियोपर्ड्स, जंगल कैट्स, वाइल्ड पिग, आपके सांबर्स, पार्किंग डियर्स और इवन माउस डियर, जैकल्स, और बहुत सी आपको यहाँ पर स्पीशीज देखने को मिल जाती है। इवन किविट्स वगैरह की भी कुछ स्पीशीज, पोर्कोपिन्स की स्पीशीज भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इसके साथ जुड़ा हुआ ये बांदीपुर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए बांदीपुर को भी देख लेते हैं। अब बांदीपुर की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको याद रखना है, बांदीपुर नेशनल पार्क बेसिकली सिचुएटेड है आपका कर्नाटका में, और ये तमिलनाडु और केरला के बॉर्डरिंग एरिया में आप कह सकते हो लोकेटेड है। अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व अगर बात करें, इसमें आपका नागरहोल, बांदीपुर, मुद्दुमलाई और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें से नागरहोल अगर मुद्दुमलाई की बात की जाए तो लाइक तमिलनाडु के आसपास ये लोकेटेड है, वायनाड आपकी केरला में लोकेटेड। यहाँ एक इंपॉर्टेंट टेंपल भी आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है बिलीगिरी रंगस्वामी टेंपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वो टेंपल के नाम पे बेसिकली ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई। अब कुछ सवाल है मेरे आपसे, आपको ये बताना है बांदीपुर नेशनल पार्क में कौन कौन से स्पीशीज मिलती हैं, इंपॉर्टेंट स्पीशीज, फ्लैगशिप स्पीशीज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पर किस तरह का फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिलता है, यह आपको कमेंट सेक्शन में आज के बताना है। आपसे मैंने बहुत से सवाल पूछे और उम्मीद करता हूं आप इन सभी सवालों के अच्छे से जवाब देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।